हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एंशियंट हिस्ट्री श्रृंखला के अंतर्गत हम महाजनपद काल पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद दूसरी बार बड़े शहरों का उदय हुआ, जिसे हम द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। और इसमें हमने 16 महाजनपदों का विस्तार से अध्ययन किया। इन 16 महाजनपदों को लेकर के भिन्न भिन्न स्रोत में भिन्न भिन्न महाजनपदों के नाम मिलते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जो कि वास्तव में सूत्र पिटक का भाग है। उसमें 16 महाजनपदों में से अंग, मगध, काशी, वत्सवज्जी, कौशल, चेद, कुर्मत्स्य, अवंतिमल, पंचाल, सूरसेन, अस्मक, गंधार और काम्बोज। जबकि वहीं पर एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। उसमें कुछ नाम तो कॉमन मिलते हैं, लेकिन कुछ नाम जो है वो अलग मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी और स्रोत भी बताए थे। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम अंग, मगध और काशी तक चर्चा कर चुके थे। देखिए, काशी पर कुछ चर्चा बिंदु शेष रह गए थे। मैंने कहा मैं आज हल्का सा रिवीजन लेकर के चलूंगा। उसके बाद में जैसे हमारा पहला है, क्योंकि मुझे 16 महाजनपद कंप्लीट करने, अंग। आप जानते हैं आज की डेट में ये क्या है, तो ये आधुनिक आज की डेट में भागलपुर मुंगेर, ये बिहार का इलाका है। इसकी राजधानी जो है, राजधानी चंपा हुआ करती थी। राजधानी ये क्या थी? चंपा। इसका प्राचीन जो नाम था वो मालिनी था। मैं पूर्व लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए बार बार लिखूंगा नहीं। इसका प्राचीन नाम जो है वो मालिनी हुआ करता था। और इस अंग का शासक जो था वो ब्रह्मदत्त था। हालांकि इसका एक पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ का शासक अंगराज कर्ण को माना जाता है। आप जानते हैं कि अंगराज कर्ण से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कुछ चर्चा थी जो हम पिछले लेक्चर में देखिए। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम काशी तक चर्चा कर चुके हैं। अंग का जो है विस्तार से वर्णन मैंने पिछले लेक्चर में किया था, मैंने बताया था। तो आज मैं सिर्फ हल्का सा रिवीजन, मैंने बोला कि आज की डेट में भागलपुर मुंगेर यानी बिहार वाला ये इलाका पड़ता है। राजधानी चंपा हुआ करती थी, प्राचीन नाम इसका मालिनी हुआ करता था। यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। और इस अंग पर आने वाले समय में बिंबिसार आक्रमण करके इसे जो इसमें अपने मगध में इसको समावेशित कर लेगा, मिला लेगा। तो और इसके अलावा अंग का जो वर्णन हमको है, एक बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र। देखिए, एक महापरिनिर्वाण घटना भी है। जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण विसर्जित किए थे तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। लेकिन एक ग्रंथ भी है महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसमें 6 महानगरियों का वर्णन है, उनमें से एक चंपा भी थी। तो एक तो ये हमारा अंग था। दूसरा मगध, मैंने इस पर भी चर्चा की थी। मैंने बताया था कि मगध एक ऐसा महाजनपद था जो 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया। उसके पीछे इसकी भौगोलिक स्थिति का होना था, क्योंकि मगध ऐसी जगह पे था जिसके उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित थी, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां थी। तो एक प्रकार से बहुत ही सुरक्षित स्थान था, बहुत ही सुरक्षित स्थान था। और न केवल ये बहुत ही सुरक्षित स्थान था, बल्कि एक तरीके से जलदुर्ग का कार्य करता था। और 3 नदियों का क्षेत्र होने के कारण, दरियाब होने के कारण, यहाँ की जो भूमि थी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। तो और दूसरी बात है, फर्टाइल लैंड होने के साथ साथ में यहाँ पर खनिज के रूप में जो लौह एस का पाया जाना, अर्थात लोहे का जो है बहुतायत मात्रा में मिलना, जिससे न केवल खेती के उपकरण बनाए गए बल्कि अस्त्र शस्त्र भी ढाले गए। तो ये सब बहुत से कारण थे जिसकी वजह से मगध जो है उभर के सामने आया। मैंने यहाँ पर बताया था। वास्तव में अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं तो यहाँ का राजा दिखाई पड़ता है बृहद्रथ, और ये बृहद्रथ कोई और नहीं, जरासंध का पिता था। उसके बाद में एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ जरासंध, बड़ा ही खूंखार टाइप का राजा हुआ है जरासंध। हालांकि ये बात पौराणिकता की है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मगध में सबसे पहला वंश हमको दिखाई पड़ता है हर्यक वंश, हर्यंक डायनेस्टी। तो हर्यक वंश का पहला राजा है बिंबिसार। उसने
अंग को जीता, अंग को जीत कर विजय करके उसने अपने आप मगध में मिला लिया। इसके बाद में उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी करके वैवाहिक संबंधों के द्वारा राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक था काशी। देखिए, मैंने इस पर भी पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। काशी, काशी की सिचुएशन कुछ ऐसे समझिए आप, ये काशी है, इसके ऊपर में ये वरुणा नदी है। कौन है? वरुणा नदी है, वरुणा नदी। और इसके नीचे में यानी उत्तर में जो, सॉरी दक्षिण में, उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में जो है ये असी नदी है। कौन सी? असी नदी। तो वरुणा और असी नदी के बीच का क्षेत्र ही वाराणसी कहलाया। और इसकी राजधानी क्या है? ये वाराणसी है, वाराणसी, क्योंकि वरुणा और असी नदी के बीच का क्षेत्र है। अच्छा, काशी को लेकर के एक स्रोत और दिखाई पड़ता है हमको। एक सोननंद जातक है। क्या है? सोननंद जातक है। ये सोननंद जातक, जातक से तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म से संबंधित लिटरेचर है, संबंधित साहित्य है। यानी बौद्ध धर्म का एक साहित्य है जहां पर हमको ये दिखाई पड़ता है कि मगध, कौशल और अंग, इन तीनों पर काशी का आधिपत्य हुआ करता था। देखिए, मैंने बोला एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक साहित्य है जिसका नाम है सोननंद जातक। उसमें ये कहा गया है कि मगध, कौशल और अंग, ये इन तीनों ही महाजनपदों पर कभी काशी का अधिकार हुआ करता था। तो ऐसी जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वो है सोननंद जातक। और मैंने बोला कि वरुणा और असी नदी के बीच का क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाराणसी बोलते हैं। और यहाँ आप जानते हैं ये पौराणिक भगवान शिव की भी नगरी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी दिखाई पड़ता है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वत्स से आज हम शुरू करेंगे। कहां से? वत्स से। तो तीन तो ये हो चुके। वत्स, वत्स, देखिए वत्स की राजधानी जो है वो आज की डेट में तो प्रयागराज के पास का ये इलाका, इलाहाबाद के पास, ये इलाहाबाद के पास, पहली बात तो ये इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। दूसरे, इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी है, कौशाम्बी। और तीसरे यहाँ का राजा जो है वो राजा उदयन है, उदयन। देखिए, राजा उदयन ने चंड प्रद्योत की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, तो इसका जो विवाह हुआ था वो चंड प्रद्योत की पुत्री से विवाह किया था। और इस बात की सूचना, इस बात की हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो इस बात की जानकारी भास विरचित, आप जानते हैं भास के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता। और दूसरा एक संस्कृत नाटक है जिसका नाम है योगंध रायण। तो भास, भास विरचित, भास का एक ये ग्रंथ है जिसका नाम है स्वप्न
वदत्ता। तो भास के स्वप्नवास वदत्ता और एक उनका नाटक है संस्कृत का योगंधरायण। तो इन दोनों ही ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है कि राजा उदयन का विवाह चंद्र प्रद्योत की पुत्री से हुआ था, और इस चंद्र प्रद्योत की जो पुत्री है उसका नाम ही वासवदत्ता था। तो इस तरीके से, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कौशाम्बी का सबसे बड़ा महत्व ये माना जाता है, पुराणों में ऐसा लेख मिलता है, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि हस्तिनापुर जब गंगा की बाढ़ में बह गया तो कुरुवंशी राजा अर्थात पांडवों के वंशज एक राजा हुए जिनका नाम है निचच्छू। ठीक है, एक राजा है पांडवों के वंशज, ये हैं सॉरी, राजा निचच्छू। राजा निचच्छू ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब गंगा नदी की बाढ़ में हस्तिनापुर बह गया तो पांडवों के जो वंशज हैं राजा निचच्छू, इन्होंने जो है इसे अपनी राजधानी बनाया था, किसे, कौशाम्बी को। तो ये कुछ बात थी कौशाम्बी को लेकर के। ठीक है, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। राजधानी, वत्स की जो राजधानी है वो कौन है, तो मैंने बोला ये कौशाम्बी है। राजा उदयन हुआ करता था, इसको चंद्र प्रद्योत की पुत्री से विवाह किया था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो स्वप्नवास वदत्ता, ये भास विरचित एक ग्रंथ है, वहां से मिलती है। और पांडवों के वंशज राजा निचच्छू ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया था। वहां से ये आकर के यहीं बस गए थे, कौशाम्बी को राजधानी बनाया था। तो ये कुछ चर्चा थी वत्स को लेकर के। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्यों, आज मुझे 16 महाजनपदों को पूरा करना है, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए, अगला हमारा महाजनपद है वज्जी। पहली बात तो ये 8 गणराज्यों कह लीजिए या 8 कुलों का समूह है। ये क्या है, 8 गणराज्य या कुलों का समूह, कुलों का समूह है। ठीक है, ये वज्जी, ये क्या है, तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक है ये, यानी दुनिया का पहला गणतंत्र है ये। इसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक, दुनिया का प्रथम गणतंत्र है, दुनिया का प्रथम गणतंत्र है। देखिए, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये मधुबनी के आसपास का इलाका पाया जाता है, मधुबनी बिहार के आसपास का क्षेत्र है। और ये 8 गणराज्य कौन कौन से थे, देखिए वो 8 गणराज्य, 8 गणराज्य कौन कौन से थे। एक मिनट, थोड़ा पेन निकाल लेते हैं। आठ जो गणराज्य थे वो कौन कौन से थे, देखिए, एक तो इसमें है लिच्छवी, दूसरा है विदेह, तीसरा स्वयं है वज्जी, चौथा है ज्ञात्रक, पांचवा है भग्ग, छठा है बुली, सातवां है कोलीय, और आठवां है इक्ष्वाकु।
ये 8 गणराज्यों का संघ है। 8 गणराज्यों का संघ है। तो जो ये वज्जी संघ है, ये दुनिया का पहला गणतंत्र है। ये वास्तव में 8 गणराज्यों का संघ है, 8 कुलों का संघ है। उनके नाम मैंने यहाँ पर उद्धृत कर दिए। देखिए, ये लिच्छवी का अपना एक महत्व है। लिच्छवी का जो राजा हुआ है, जिसका एक बहुत ही फेमस नाम है राजा चेटक, और ये राजा चेटक की जो बहन है त्रिशला, वो महावीर की माँ है। भगवान महावीर स्वामी की जो माँ है त्रिशला, वो लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन है। और इसी लिच्छवी नरेश राजा चेटक की जो पुत्री है चेलेन्ना, उसका विवाह हो जाएगा किससे? बिंबिसार से। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो राजा चेटक कौन है? वो महावीर स्वामी का मामा है। और मामा की बिटिया कौन? तो मामा की पुत्री है वो, जिसका नाम है चेलेन्ना, जिसका विवाह बिंबिसार से होगा। तो एक तरीके से अगर हम संबंध स्थापित करना चाहें तो बिंबिसार और भगवान महावीर स्वामी के बीच में जीजा साले का संबंध है। क्या है? जीजा साले का संबंध है। तो यहाँ पर ये मशहूर है यहाँ पर राजा चेटक के लिए। देखिए, वज्जी ज्ञात्रक कुल से भगवान महावीर स्वामी स्वयं थे। ज्ञात्रक जो कुल है, यहां से भगवान महावीर स्वामी स्वयं है। भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें हम वर्धमान के नाम से जानते हैं। ये कोली, ये रामग्राम के कोली हुआ करते थे, रामग्राम के। और आप जानते हैं रामग्राम के कोली, यहाँ जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी माँ जो थी वो रामग्राम के कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है। और इक्ष्वाकु वंश, आप जानते हैं भगवान राम का वंश माना जाता है। तो इस तरीके से 8 गणराज्यों का ये समूह था, जिसे हम वज्जी संघ बोलते हैं। और इसकी वज्जी संघ की जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है, वो राजधानी वैशाली मानी गई है। क्या मानी गई है? वैशाली। यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि लिच्छवी की जो राजधानी है, लिच्छवी की, वो भी वैशाली है, और पूरे वज्जी संघ की भी राजधानी वैशाली है। जबकि इनकी अलग अलग राजधानी है। ठीक है। जैसे विदेह की राजधानी मिथिला है, इस तरीके से सबकी अलग अलग राजधानी है। लेकिन पूरे वज्जी संघ की राजधानी जो है वो वैशाली मानी गई है। ठीक है। तो ये वज्जी संघ की बात की, दुनिया का ये पहला गणतंत्र यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और 8 कुलों या गणराज्यों का ये समूह है। मैंने उनके नाम आपके सामने रख दिए। तो ये कुछ चर्चा थी वज्जी संघ को लेकर के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा अगला महाजनपद है कौशल। इसकी 2 राजधानियां दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो कौशल आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा? अयोध्या और श्रावस्ती के आसपास का इलाका है। अयोध्या यानी अयोध्या, आप जानते हैं फैजाबाद मंडल का ही क्षेत्र है अयोध्या, फैजाबाद। आज की डेट में कौशल, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, 2 राजधानी थी। राजधानी है 2, एक है श्रावस्ती, और एक राजधानी इसकी मिलती है साकेत। और ये साकेत कोई और नहीं, स्वयं अयोध्या ही है। और इसका संबंध आप जानते ही हैं कि अगर पौराणिकता की बात करें तो भगवान राम से है। और इसके अलावा यहाँ का जो राजा हुआ करता था वो प्रसेनजीत था। राजा कौन है? राजा बड़ा प्रतापी राजा है प्रसेनजीत। देखिए, राजा प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला देवी का विवाह बिंबिसार से कर दिया था। और इसी महाकोशला से उसका एक पुत्र था जिसका नाम अजातशत्रु है। आप जानते हैं अजातशत्रु किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो ये बिंबिसार कौन है? तो वास्तव में प्रसेनजीत का ये बहनोई है। तो प्रसेनजीत राजा है यहाँ का, इसकी बहन है प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला।
महाकोशला का विवाह बिंबिसार से हुआ था, बिंबिसार से हुआ था। और यही नहीं, प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दे दिया था। ठीक है, दूसरा बिंदु, काशी दहेज में दिया था, दिया था। देखिए, प्रसेनजीत ने जब अपनी बहन महाकोशला देवी का विवाह बिंबिसार से किया तो उसने साथ में काशी दहेज में दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक राज किया, और जब तक पिता गद्दी छोड़ता तब तक पुत्र अजातशत्रु इतना व्याकुल हो उठा कि इसने अपने पिता को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में इसने अपने पिता की हत्या भी कर दी। यही कारण है बिंबिसार का जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जो हर्यक वंश है, बिंबिसार का हर्यक वंश है, इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काशी दहेज में देने के बाद में जब अजातशत्रु को ऐसा लगा कि पिता गद्दी छोड़ ही नहीं रहा तो उसने अपने पिता को कैद कर लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी, और इसके बाद वो स्वयं राजा बनेगा। अजातशत्रु भी 32 वर्ष तक शासन करेगा। जब काशी नरेश प्रसेनजीत को ये पता चला कि उसके बहनोई अर्थात बिंबिसार को उसके पुत्र अर्थात यानी बिंबिसार के पुत्र, और अगर हम कहें कि तो प्रसेनजीत के भांजे ने उसे जो है बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी है, तो उसने काशी वापस ले लिया था। बाद में फिर यही अजातशत्रु दोबारा काशी पर आक्रमण करेगा, और काशी पर आक्रमण करने के बाद में काशी को जीत लेगा, और प्रसेनजीत की पुत्री है वाजिरा। ठीक है, यहां पर एक बिंदु और मिलेगा, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से हो जाएगा। हुआ था, हुआ था। तो कौशल को लेकर के मैंने आपको बताया कि आज की डेट में आधुनिक अयोध्या यानी जिसको हम फैजाबाद मंडल बोलते हैं, फैजाबाद के आसपास का ये इलाका है, और पौराणिक महत्व भी है क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम पौराणिकता को छोड़कर इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि यहाँ का कौशल नरेश कौन था। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत था, जिसने अपनी बहन महाकोशला देवी का विवाह जो है वो मगध के राजा बिंबिसार, हर्यक वंशी राजा बिंबिसार से कर दिया था, और साथ में ही काशी दहेज के रूप में दे दिया था। बिंबिसार ने बहुत ही लंबे समय तक शासन किया, 52 वर्ष तक उसने शासन किया, और इसके बाद में 544 में उसने शासन वो गद्दी पर बैठा था, और 492 बीसी तक उसने शासन किया। पिता गद्दी छोड़ता इससे पहले ही पुत्र अजातशत्रु इतना ज्यादा व्याकुल हो उठा कि उसने अपने पिता को कैद कर लिया और बाद में हत्या कर दी। यही कारण है कि हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इस बात से क्रोधित होकर प्रसेनजीत ने काशी वापस ले ली थी, और बाद में फिर अजातशत्रु ने काशी पर आक्रमण किया, प्रसेनजीत को परास्त किया और प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह किया। ये तमाम बातें जो हैं ये कौशल से संबंधित हैं। आप भी स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक हमें महाजनपद दिखाई पड़ता है चेदी। ये आज की डेट में बुंदेलखंड के आसपास का इलाका है। कौन सा? आधुनिक बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी शुक्तिमती थी। क्या थी? शुक्तिमती। ये राजधानी हुआ करती थी। यहाँ का जो राजा है आप जानते हैं, इसका नाम है शिशुपाल।
शिशुपाल। तो ये बुंदेलखंड के आसपास का इलाका है और राजधानी इसकी सुक्तिमती हुआ करती थी, राजा शिशुपाल था। ये शिशुपाल कोई और नहीं, आप जानते हैं कि शिशुपाल जो है वो रुक्मी का बहुत बड़ा दोस्त था। रुक्मी कौन है? तो रुक्मी एक पात्र है जो रुक्मिणी रुक्मिणी जी का भाई था, और रुक्मी ये चाहता था कि रुक्मिणी जी की जो शादी है, उनका जो ब्याह है, वो शिशुपाल से हो। लेकिन आप जानते हैं कि बाद में रुक्मिणी का हरण कर लिया भगवान कृष्ण ने, और उन्हें इस बात से ये शिशुपाल बहुत ही नाराज था। और एक ऐसा कथानक मिलता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर देंगे। तो इस बात से जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और वहां पर प्रथम पूज्य यानी भगवान कृष्ण को जब प्रथम पूज्य बनाया गया, तो इस बात का विरोध भी किया। किसने? शिशुपाल ने, और उन्हें अपशब्द भी कहे। लेकिन उसके पापों का घड़ा जो है वो भर चुका था, उसके 100 अपराध लगभग पूरे होने वाले थे, इसलिए भगवान कृष्ण तब तक सुनते रहे। और जैसे ही उसके 100 अपराध पूरे हुए, भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। तो देखिए, पहली बात तो ये एक पौराणिक कथानक है, यहाँ का राजा शिशुपाल है। देखिए, इस चेदि का जो उल्लेख है, अब इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो पहली बात तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में और कहाँ मिलता है? तो कर्ण पर्व में मिलता है। कर्ण पर्व में ऋग्वेद में है, कर्ण पर्व में है। और कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में। देखिए, ऋग्वेद में चेदी का जो राजा है उसे कसुचैद्य बोला गया है। क्या बोला गया? चेदी का जो शासक है उसे कसुचैद्य बोला गया है, यानी एक नाम मिलता है ऋग्वेद में। देखिए, ऋग्वेद वो चेदी का राजा कसुचैद्य कसुचैद्य। ऋग्वेद में चेदी का राजा कसुचैद्य का उल्लेख है। कर्ण पर्व में क्या है? तो कर्ण पर्व, देखिए आप जानते हैं महाभारत जो है कई पर्वों में, जैसे भीष्म पर्व है, कर्ण पर्व है, ठीक है, अर्जुन पर्व है, द्रौपदी पर्व है, इस तरीके से पर्व में बटी हुई एक हुआ ग्रंथ है। इसी में कर्ण पर्व है। कर्ण पर्व में चेद के वासियों की प्रशंसा की गई है। क्या? चेद के निवासियों की प्रशंसा की गई है। और स्वयं विष्णु पुराण में चेदी नरेश शिशुपाल का वर्णन मिलता है। शिशुपाल का वर्णन। तो देखिए, मैंने बोला कि ये जो चेदी है आज की डेट में बुंदेलखंड के आसपास का इलाका है, और इसकी राजधानी शक्तिमती या शुक्तिमती हुआ करती थी। यहाँ का शासक जो है वो शिशुपाल था। और शिशुपाल, मैंने पहले बताया कि पौराणिक अगर कथानक पर हम चर्चा करें तो शिशुपाल जो है रुक्मी का बहुत ही गहरा दोस्त था, और रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह जो है वो शिशुपाल से हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान कृष्ण ने बीच में आकर के रुक्मिणी का हरण कर लिया। इस बात से शिशुपाल जो है बहुत ही क्रोधित था। और दूसरे, भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर देंगे। तो इस तरीके से बाद में जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, वहां भगवान कृष्ण को प्रथम पूज्य बनाया गया। इस बात का विरोध करेगा कौन? यही चेदी नरेश, कौन? शिशुपाल। और शिशुपाल की यहीं पर भगवान जो है हत्या कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका वध कर दिया जाएगा। ये शिशुपाल एक तरीके से कहा जाए तो ये दुष्टता का पर्याय था, क्योंकि एक कथानक और दिखाई पड़ता है महाभारत में कि इसने द्रौपदी के दामन पर हाथ डाला था, और तब
द्रौपदी की रक्षा कर्ण के द्वारा की गई थी। यद्यप कर्ण विपक्ष का व्यक्ति था, यद्यप कर्ण जो है दुर्योधन के पक्ष, दुर्योधन के शिविर का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने स्त्री जाति के मान सम्मान के लिए वो शिशुपाल से लड़ गया था और द्रौपदी की उसने रक्षा की थी। एक कथानक हमको ये भी दिखाई पड़ता है। हालांकि हम पौराणिकता में ज्यादा नहीं जाएंगे, हमारा मेन उद्देश्य जो है यहाँ पर महाजनपदों का जो है उल्लेख करना। तो चेदी आज की डेट में ये आपके सामने हमने इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, कर्ण पर्व में और विष्णु पुराण में। और यहाँ का राजा कौन हुआ करता था? शिशुपाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगला हमारा महाजनपद है कुरु। आज की डेट में अगर बोले तो ये उत्तर प्रदेश का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, और मेरठ के साथ साथ में हरियाणा का कुछ क्षेत्र है और गाजियाबाद वाला इलाका। तो मेरठ, गाजियाबाद और हरियाणा का कुछ भाग, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, यहाँ की जो राजधानी है ये इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ, जिसको हस्तिनापुर, बाद में हम हस्तिनापुर के नाम से भी जानते हैं। तो ये राजधानी हुआ करती थी। इस कुरु क्षेत्र का जो है आप इतिहास जानते हैं, पौराणिक इतिहास, पौराणिक महत्व इसका ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर इनका सीधा संबंध जो मिलता है, किससे मिलता है? तो ये कौरव और पांडवों से मिलता था। आप जानते हैं कि ये जो इंद्रप्रस्थ है, ये पांडवों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। और ये इंद्रप्रस्थ अगर आज की डेट में खोजें तो शायद ये दिल्ली के आसपास का कुछ इलाका है। तो इसका अपना एक क्षेत्र है। इसका सीधा संबंध जो है महाभारत से है। ठीक है, महाभारत से इसका सीधा संबंध है। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बार बार कौरव जो शब्द निकल के आया है वो कुरु से ही निकल के आया, क्योंकि कुरुराज, तो कुरु से ही बना है एक शब्द है कौरव। और कौरव कौन थे? तो धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को कौरव कहा गया है, जबकि पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया है। तो ये सब इनका संबंध इस कुरुक्षेत्र से ही है। ठीक है, क्योंकि एक कर्ण मित्रता पर बोली गई एक लाइन है जो कर्ण बोलता है कि मित्रता है अनमोल रतन, तौल सकता है कब इसे धन, इस धरती की है क्या विसात, आ जाए यदि स्वर्ग हाथ तो उसको भी न्यौछावर कर दूं और कुरुपति के चरणों में रख दूं। कुरुपति का मतलब जो यहाँ कुरुक्षेत्र का राजा है। और राजा कौन है? तो धृतराष्ट्र है। इस समय कौन है? धृतराष्ट्र है। तो ये कुछ चर्चा थी कुरु से संबंधित। और इसके बाद हमारा अगला जो मिलेगा मत्स्य। ये मत्स्य जो इलाका है आज की डेट में अगर देखेंगे तो जयपुर, अलवर और भरतपुर, राजस्थान के आसपास, राजस्थान का ये इलाका है, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी वो विराट नगर थी। क्या थी? विराट नगर। ये विराट नगर है इसकी राजधानी। और मत्स्य का जो उल्लेख है वो मनु संहिता में भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ग्रंथ है मनु संहिता, मनु संहिता। देखिए, मनु संहिता में क्या लिखा है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। वहां लिखा है कि कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम मस्त्यास, मस्त्यास कुरुक्षेत्रम मस्त्याश्च पंचाला
शूरसेन का, इधर लिखे दे रहा हूं, शूरसेन का ब्रह्मर्षि देशो वै, ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मवत् दिनंतरः, दिनंतरः। ये एक मनु संहिता में श्लोक दिखाई पड़ता है, कुरुक्षेत्रम मस्त्याश्च पंचाला शूरसेन का ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मवत् दिनंतरः। अर्थात इसको, जो ये मत्स्य है, इसके निवासियों को भी पंचाल और शूरसेन के निवासियों की भांति ब्रह्मर्षि देश का ही निवासी माना गया है। तो मत्स्य पर ये कि मनु संहिता में बहुत ही प्यारा श्लोक दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है, मैंने आपके सामने लिखा, कुरुक्षेत्रम मत्स्याश्च पंचाला शूरसेन का ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मवत् दिनंतरः। अर्थात देखिए यहाँ पर ये मत्स्य है, मत्स्य महाजनपद है, ये पंचाल और शूरसेन की भांति ये मत्स्य जो है ये भी ब्रह्मर्षि देश का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से इस आज की डेट में मैंने बोला ये जयपुर, अलवर और भरतपुर का इलाका है। राजधानी इसकी विराटनगर हुआ करती थी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख है मनु संहिता में, मनु संहिता में इसका उल्लेख है, उल्लेख। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे बिंदु हैं ज्यादा, लेकिन हमें दिखाना तो सभी को है। हमारा अगला है अवंती, अवंती। देखिए ये मालवा क्षेत्र, आज की डेट में जो मालवा क्षेत्र है, मालवा अर्थात मध्य प्रदेश के आसपास का ये क्षेत्र है। इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। जैसे देखिए, बात को समझिएगा, ये विंध्याचल की ये पहाड़ी है, ये एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल। जो ये विंध्याचल पर्वत है, पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला, ये यहां पर इसकी कुछ लोकेशन ऐसी है। ये है अवंती, कौन है ये, अवंती है। तो वास्तव में ये उत्तरी अवंती है और ये दक्षिणी है। जो ये उत्तरी अवंती है, इसकी जो राजधानी है वो उज्जैनी है, उज्जैनी, उज्जैनी बोल लीजिए, ये आज की डेट का उज्जैन। और ये इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है महिष्मती। क्या, महिष्मती, वही बाहुबली वाली महिष्मती। तो और यहाँ का जो राजा है वो कौन है, तो यहाँ का देखिए अवंती, अवंती की मैंने राजधानी दो बता दी। राजधानी कौन है, राजधानी हो गई, एक तो उज्जैनी है, उज्जैनी, ये उत्तरी है, उत्तरी। और एक कौन सी है, तो महिष्मती है, महिष्मती। ये कौन सी है, तो ये दक्षिणी है, कौन सी है, दक्षिणी। यहां का जो राजा है चंड प्रद्योत है, कौन है, चंड प्रद्योत। देखिए बहुत ही फेमस राजा हुआ है चंड प्रद्योत। इसी की पुत्री है वासवदत्ता, जिसका विवाह किससे हुआ है, तो कौशाम्बी के राजा उदयन से हुआ था। और इस बात की सूचना, इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इस बात की जानकारी हमको भास विरचित, भास के द्वारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है कौन, वासवदत्ता, कौन, वासवदत्ता। और उनका एक संस्कृत का नाटक है योगंधरायण, कौन सा, योगंधरायण। तो ये वहां से हमको इस बात की जानकारी मिलती है। एक तो ये है कि चंड प्रद्योत की पुत्री का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से हुआ था। एक जानकारी और हमको मिलती है, आप जानते हैं कि बिम्बिसार जब राज्य विस्तार कर रहा था तो वो
उसने जब देखा अंग एक कमजोर जनपद महाजनपद था, तो उसने उसको विजित कर लिया। उसके बाद में ये जो मगध है, इसने पड़ोस में अंग को जीत लिया। काशी गणेश प्रसेनजीत की पुत्री से बहन से महाकोशला से विवाह कर लिया, तो ये काशी इसको दहेज में मिल गया। यहाँ पर पंजाब पड़ता है, पंजाब पंजाब की जो राजकुमारी है क्षेमा, उससे इसने विवाह कर लिया, तो यहां तक राज विस्तार हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए वज्जी संघ, वज्जी का जो राजा है कौन, चेटक, चेटक की पुत्री है चेलन्या, उससे ये विवाह कर लेगा। तो इस तरीके से इसने खूब राज विस्तार किया, लेकिन वो अवंती को जीत नहीं पाया था। तो इसने क्या किया कि अवंती को जीतने की बजाय इसने मैत्रीपूर्ण संबंध निभाने की कोशिश की। और जब ये पता चला कि ये चंड प्रद्योत, जब बिंबिसार को ये पता चला कि ये चंड प्रद्योत जो है ये पांडु रोग से पीड़ित है, किससे, ये जो चंड प्रद्योत है ये पांडु रोग से पीड़ित था। किससे, पांडु रोग। पांडु रोग समझते हैं आप, पीलिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पीलिया। और पीलिया का मतलब जॉइंटिस। तो जब ये पांडु रोग यानी से पीड़ित था, से जब चंड प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित हुआ, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए। तो यहां पर हम नोट में लिख सकते हैं कि जब चंड प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, जीवक को उसका उपचार करने के लिए भेजा था। करने के लिए भेजा था। तो अवंती को लेकर जो बिंबिसार के मन में एक दुविधा थी, एक भय बना रहता था, क्योंकि यहाँ का राजा भी बड़ा विकराल था चंड प्रद्योत। तो उसने जब पता चला कि चंड प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित है, अर्थात पीलिया से वो पीड़ित है, तो उसने अपना राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा और जीवक ने इसका इलाज किया। इस तरीके से अवंती से इस मगध के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा महाजनपद है मल्ल। आप देखिए पूरे 16 महाजनपदों में ये दूसरा गणराज्य दिखाई पड़ता है, ये दूसरा गणराज्य दिखाई पड़ता है। ये कहाँ है, तो देवरिया और गोरखपुर के आसपास का इलाका है। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के आसपास का ये इलाका है, ठीक है। और ये मल्ल क्या था, ये द्वितीय गणराज्य, यानी दो गणराज्यों का समूह था, दो गणराज्यों का समूह था। और वो दो गणराज्य कौन कौन से थे, एक तो थे कुशीनारा के मल्ल, जिसको आज की डेट में आप कुशीनगर बोलते हो। और दूसरे कौन है, तो ये पावापुरी के मल्ल है, पावापुरी के मल्ल। तो देखिए बस्ती, देवरिया और गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, मल्ल। और ये भी जो है गणराज्य हुआ करता था, क्योंकि दो ही गणराज्य दिखाई पड़ते हैं, एक वज्जी और एक ये कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। और सबसे बड़ी बात है, मल्ल को इस बात के लिए और जाना जाता है कि भगवान महावीर स्वामी हो या भगवान महात्मा बुद्ध हो, इन दोनों का जो निर्वाण है, इन दोनों
ने अपना जो प्राण विसर्जन किए हैं वो मल्ल, एक ने कुशीनारा में अपने प्राण विसर्जित किया और एक ने पावापुरी में अपने प्राण विसर्जित किए। इस तरीके से ये मल्ल का अपना एक महत्व है, ठीक है। और राजधानी इसकी कौन सी है, तो कुशीनारा है, ठीक है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति है जिसका नाम दिखाई पड़ता है चुंद। चुंद के द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। चुंद ने भगवान महात्मा बुद्ध को शुकर मगधव खिला दिया था। क्या चीज? और शुकर मगधव क्या होता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन बोलना तो पड़ेगा। शुअर के मांस को बोला जाता है। क्या? किसको? शुअर के मांस को। और उसके बाद में कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने प्राण विसर्जित कर दिए थे, छोड़ दिए थे। तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन बोला जाता है। और वो अर्पित भोजन क्या था, उसने शुकर मगधव खिला दिया था। क्या चीज? शुकर मगधव। मगधव ये कुछ और नहीं, ये शुअर का मांस होता है। क्या होता है? शुअर का मांस। और इसी के बाद भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोनों ने ही, दोनों को निर्वाण जो है कहा कि कुशीनारा में और एक को पावापुरी में। यानी भगवान महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा में अपने प्राण विसर्जित किए अर्थात निर्वाण को प्राप्त हुए, और भगवान महावीर स्वामी पावापुरी में जो है उन्होंने अपने प्राण विसर्जित किया अर्थात निर्वाण को प्राप्त किए। तो दोनों ही महान शख्सियत, आप ऐसे कह सकते हैं, एक जैन धर्म का प्रवर्तक है, एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक है, दोनों ने ही अपना निर्वाण प्राप्त किया है। कहाँ? मल्ल में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला महाजनपद है पंचाल। पांचाल, देखिए आज की डेट में ये रुहेलखंड का इलाका है। कौन सा? रुहेलखंड। रुहेलखंड। और रुहेलखंड बोले तो कौन कौन से? देखिए इसमें बरेली आ जाएगा, इसमें बदायूं आ जाएगा, बदायूं, और इसमें फर्रुखाबाद आ जाएगा, फर्रुखाबाद, ठीक है। पांचाल आज की डेट का रुहेलखंड है और जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो राजधानी है, राजधानी, दो राजधानी देखने को मिलेंगी आपको। एक है अहिछत्र। क्या है? अहिछत्र। अहिछत्र, ये अहिछत्र कुछ और नहीं बल्कि आज की डेट में बरेली का रामनगर है। ये क्या है? ये वास्तव में बरेली का रामनगर है, रामनगर। और दूसरी एक राजधानी देखने को मिलेगी काम्पिल्य। काम्पिल्य ये कुछ और नहीं, फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद है। और पांचाल आप जानते ही, महाभारत आपने खूब देखी होगी। पांचाली का एक नाम आता है अर्थात द्रौपदी का। और पांचाल नरेश कौन था? तो द्रुपद थे। और ये एक यज्ञ से उत्पन्न, ये जो है लड़की थी जिसका नाम द्रौपदी या पांचाली है, इसीलिए इसका एक नाम यज्ञ सैनी। ये जो पांचाली है, पांचाली ये कहां से थी? यज्ञ से उत्पन्न है, यज्ञ से उत्पन्न है, इसीलिए तो इसे यज्ञ सैनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यज्ञ सैनी। और पांचाली आप जानते हैं कि महाराज द्रुपद की कन्या है, और महाराज द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया था और समस्त देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया था, जिनमें से एक शर्त थी कि ऊपर नाचती हुई मछली का प्रतिबिंब जल में देखकर उसकी आंख का भेदन करना था। और आप जानते हैं ये इतना कठिन इम्तिहान था कि इसे पास करना बड़ा ही मुश्किल था। पौराणिक कथानकों में ऐसा मिलता है कि ये लक्ष्य केवल 3 ही लोग भेद सकते थे, या तो भगवान कृष्ण स्वयं, या अंगराज कर्ण, और फिर या तो अर्जुन। तो देखिए भगवान कृष्ण तो प्रतियोगिता में भाग लेंगे नहीं, क्योंकि वो द्रौपदी को अपनी सखी मानते हैं।
और अंगराज कर्ण ने जब को निमंत्रण नहीं था तो वो हस्तिनापुर की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गया था, प्रतिनिधि के रूप में गया था। तो जब वो लक्ष्य भेद करने ही वाला था, मैंने बोला 3 ही व्यक्तियों में ऐसी क्षमता थी इस लक्ष्य भेद को करने के लिए, तभी जाति का उलाहना देकर के उसे रोक दिया गया कि भाई हम सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगे। और बाद में ब्राह्मण वेश में आकर के अर्जुन ने इस लक्ष्य को भेद किया और द्रौपदी के साथ का वर्णन कर लिया। और बाद में यही द्रौपदी जो है, जब एक कथानक और देखने को मिलती है कि भिक्षा में जब उन्होंने बताया कि आज भिक्षा में हम, माँ ने क्या कहा है, यानी कुंती ने कहा कि भाई आपस में सभी भाइयों को बांट दीजिए। क्योंकि इस द्रौपदी के 5 पति थे, इसीलिए इसको पांचाली कहा गया। खैर, और इसी से एक शब्द जनरेट होता है पांचाल। तो ये कुछ कथानक मिलते हैं, पौराणिक महत्व है इसका। महाराज द्रुपद और इन्हीं द्रुपद का एक लड़का है दृष्टद्युम्न। ये दृष्टद्युम्न जो है, ये युद्ध में, महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र, सॉरी, इनका जो अर्जुन के गुरु हैं, कौन है आप जानते ही हैं। तो अर्जुन के गुरु का जो है ये सर काट देगा। ठीक है, तो ये कुछ चर्चा थी पांचाल को लेकर के, चर्चा को आगे बढ़ाना है। अरे भाई, द्रोणाचार्य की बात कर रहा हूं मैं। अर्जुन के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य की हत्या किसने की थी? ये हत्या की थी दृष्टद्युम्न ने, जो अर्जुन का साला था। अगला हमारा महाजनपद है शूरसेन। कौन सा? शूरसेन। देखिए, ये आज की डेट में मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा ये यूपी का इलाका है। और कुछ इलाका यानी राजस्थान का कुछ क्षेत्र इसमें आता था। ठीक है, इसकी राजधानी भी मथुरा ही है, राजधानी मथुरा ही है। आप जानते हैं यहाँ का राजा कौन हुआ? तो राजा वास्तव में कौन था? उग्रसेन। कौन? और उग्रसेन कौन है? तो ये कंस का पिता है। कौन है? कंस का पिता है। और आप जानते हैं उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। और कृष्ण जो है वो वास्तव में कौन है? तो कंस के भांजे हैं। और आप पूरा कृष्ण का कथानक देख लीजिए, महाभारत का कथानक देख लीजिए। मैं इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहता हूं। आप जानते हैं कि कंस का वध किसने किया? तो उनके सगे भांजे भगवान श्री कृष्ण ने किया था। मथुरा राजधानी इनकी थी, राजा उग्रसेन हुआ करते थे। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर एक ग्रीक ग्रंथ है, यानी एक यूनानी ग्रंथ है, उसमें मथुरा को मिथौरा कहा गया है। यानी इस मथुरा का जो उल्लेख है वो यूनानी ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। और उस यूनानी ग्रंथ में इस मथुरा को मिथौरा कहा है। क्या कहा है? मिथौरा। तो ये कुछ सूरसेन, आप जानते हैं भगवान कृष्ण, अरे भाई इसको सीधे सीधे आप ऐसे लिख लीजिए, कृष्ण की नगरी, कृष्ण की नगरी। आज भी लोग घूमने फिरने जाते हैं मथुरा, तो भगवान कृष्ण की नगरी को देखने के लिए वहां कंस का किला, ये सब दुनिया भर के सब चीजों को देखते हैं। तो ये पूरा, और हम ऐसे कह सकते हैं पूरा का पूरा इलाका ये ब्रजमंडल है। क्या है वास्तव में? ये क्या है? तो ये ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल। क्योंकि इसके कथानक में मैं नहीं उलझना चाहता हूँ, क्यों कि कृष्ण पैदा तो देवकी और वसुदेव के यहाँ हुए थे, लेकिन इनका लालन पालन किसने किया था? तो नंद बाबा ने किया था। तो मैं उस कथानक में, पौराणिक कथानक में उलझना नहीं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये है आपको ये बताना कि मथुरा और ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, ये देखिए सूरसेन यमुना का किनारा है। इसके बाद हमारा एक महाजनपद है जिसका नाम है अश्मक। क्या नाम है? अश्मक। देखिए, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित, और कहाँ है? तो गोदावरी के तट पर, गोदावरी के तट पर।
एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित गोदावरी के तट पर ये महाजनपद है, स्थित महाजनपद है, महाजनपद। और आप जानते हैं ये गोदावरी यहाँ पर ये भारत के पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और इस पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के पास में एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इसी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये गोदावरी नदी ओरिजिनेट होती है, निकलती है। ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे ब्रज गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये 1465 किलोमीटर की लंबी है और पूरे भारत की ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, यानी गंगा के बाद सबसे लंबी नदी यही पाई जाती है। और इसी के तट पर एकमात्र हमको ये दिखाई पड़ता है अस्मक। कौन दिखाई पड़ता है? अस्मक दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो और इसकी जो राजधानी है वो कौन है? राजधानी, राजधानी को भिन्न भिन्न नामों से, एक तो प्रतिष्ठान दिखाई पड़ती, क्या? प्रतिष्ठान। कई जगह पे इसको पैठान आपको लिखा मिलेगा, और कई किताबों में इसे पोतन या पोटन के नाम से भी जानते हैं। तो राजधानी प्रतिष्ठान है या पोटन है। ठीक है, तो ये कुछ अकेला एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने बोला कि गोदावरी को बूढ़ी गंगा, ब्रज गंगा, इन तमाम नामों से जाना जाता है। इसके बाद हमारा एक गांधार। देखिए आज की डेट में अगर देखोगे तो ये पाकिस्तान का पेशावर और उसके आसपास का इलाका है। कौन सा है? पाकिस्तान का पेशावर और उसके आसपास का क्षेत्र है, और उसके आसपास का क्षेत्र है, इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला हुआ करती थी। आप जानते हैं इस तक्षशिला का संबंध भी जो है महाभारत से है, और इसी गांधार की एक राजकुमारी हुआ करती थी, शुवाली की पुत्री, जिसका नाम था गांधारी, और इसी गांधारी का विवाह किससे हुआ था? तो धृतराष्ट्र से हुआ था। तो अर्थात ये मामा शकुनी वाला क्षेत्र है। शकुनी यहाँ का राजा कौन बनेगा कालांतर में? शकुनी। तो पाकिस्तान का पेशावर और उसके आसपास का इलाका, राजधानी तक्षशिला है। और इस तक्षशिला का एक महत्व और है कि यहीं से एक महान शिक्षक निकल के आया था जिसका नाम है चाणक्य, जिसे हम इतिहास में कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य आप जानते हैं यहाँ से ये आया था, कहाँ से? तक्षशिला से। और ये धनानंद के दरबार में गया था, जहाँ पर उसे अपमान सहना पड़ा। धनानंद ने उसे अपमानित किया, और बाद में उसने धनानंद के नंद वंश को समूल नाश करने की शपथ उठाई। और फिर कहते हैं रास्ते में उसने एक युवक का चयन किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। और वही, क्योंकि कई इसके जन्म को लेकर के बहुत ही मतभेद हैं, कोई ब्रसल कुल का बोलता है, कोई इसको मोरी। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये पिप्पल बन के मोरी क्षत्रिय थे, तो इसीलिए मौर्य कहलाए। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य आगे चल करके इसका धनानंद का अंत करेगा, और इस प्रकार नंद डायनेस्टी खत्म होकर के एक मौर्य डायनेस्टी अस्तित्व में आएगी, मौर्य वंश अस्तित्व में आएगा। तो ये तक्षशिला चाणक्य से भी संबंधित है, एक महान शिक्षक है और एक महान प्रधानमंत्री है। ये अगर देखा जाए तो ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि इसने सब कुछ सुनियोजित किया हुआ था। तो गांधार, मैंने बोला राजधानी तक्षशिला है, आज की डेट में पाकिस्तान का पेशावर और उसके आसपास का इलाका है। ये भारत से बाहर देखिए ये बना गांधार। ठीक है, इसके बाद में एक अंतिम हमारे पास बचता है काम्बोज। कौन बनता है? काम्बोज। देखिए आज की डेट में अगर काम्बोज देखोगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ इलाका है, यानी हजारा जिला है पाकिस्तान का। कौन सा? ये पाकिस्तान, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है और प्लस ये अफगानिस्तान में भी कुछ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और
हजारा जिला पड़ता है। बोलो कौन सा पड़ता है? हजारा जिला। हजारा जिला। इसकी जो राजधानी है, राजधानी, वो राजपुर या हाटक बोली जाती है। क्या बोली जाती है? राजपुर या हाटक। हालांकि इसकी एक राजधानी और देखने को मिलती है, पुष्कलावती। पुष्कलावती। देखिए, राजपुर का वर्णन जो है वो हमें महाभारत में भी दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि कर्ण कर्ण ने इस काम्बोज को जीता था, क्योंकि एक लेख मिलता है कि कर्ण राजपुरम गत्वा, ऐसे करके एक लेख मिलता है। ठीक है, तो कर्ण के द्वारा इस काम्बोज को जीता गया था। इसकी राजधानी एक पुष्कलावती दिखाई पड़ती है। ये बस, लेकिन आज की डेट में जो वर्तमान राजधानी है वो राजपुर या हाटक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम्बोज जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं ये है काम्बोज। तो देखिए, मैंने सभी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हिस्ट्री को मैप पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हिस्ट्री ऑन मैप, हमारा जो टाइटल ही है वो क्या है? हिस्ट्री ऑन मैप। तो देखिए, ये अंग है, ये मगध है, ये काशी है, ये वत्स है, ये वज्जी है, ये चेदी है, ये कुरु है, ये मल्ल है, ये यहाँ पर, ये पांचाल, ये सूरसेन, ये अश्मक, ये गांधार, ये काम्बोज, ये अवंती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ये पूरे मैप पे, मैंने बोला कि केवल 2 ही महाजनपद ऐसे हैं जो भारत से बाहर हैं, जिनमें से एक काम्बोज है और एक कौन सा? गांधार। और एक मात्र है जो दक्षिण भारत में है। तो सभी की आपको राजधानी मालूम होनी चाहिए। अंग की राजधानी क्या है? तो चंपा है। मगध की क्या है? गिरिव्रज या राजगृह या पाटलिपुत्र है। काशी की आप जानते हो बनारस है या वाराणसी जिसको बोलते हो। वत्स, वत्स कहां पर है? तो आप देखिए, ये वत्स है, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। वज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली है। कौशल, कौशल की राजधानी 2 है, श्रावस्ती और साकेत, जिसको आप अयोध्या कहते हैं। चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। ठीक है। अवंती की राजधानी 2 है, एक उज्जैनी है, एक महिष्मती है। मल्ल, मल्ल की राजधानी जो कुशीनारा यानी कुशीनगर जो आज की डेट में वो है। पांचाल की 2 राजधानी अहिच्छत्र और मैंने बोला काम्पिल्य। ये आजकल का रुहेलखंड है। रुहेलखंड बोले तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। सूरसेन मथुरा राजधानी है। अशमक, यहाँ की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान या पोटन है, जो भी बोल सकते हो। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। और इस मत्स्य की जो है वो राजधानी विराट नगर है। और ये काम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक, या पुरानी राजधानी अगर देखेंगे तो पुष्कलावती है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा मैप पर आपको एक एक चीज को डिफाइन करके दिया है। एक एक महाजनपद पर विशेष चर्चा की है हमने। ठीक है। तो इन महाजनपदों का उल्लेख हमको देखिए कहां कहां से मिलता है। तो मैंने बोला जैन ग्रंथ है जिसका नाम है क्या? भगवती सूत्र। वहां पर भी 16 महाजनपद दिखाई पड़ते हैं। जैसे वहां पर कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं? तो अंग है, बंग है, और कौन सा दिखाई पड़ता है? मगा है, मलय है। फिर उसके बाद में वहां पर कौन सा? मालव है, वच्छ है, मालव, फिर अच्छ, वच्छ, कोच्छ। इसके बाद में क्या है? फिर आपके बाद, इसके बाद में वहां पर एक आपको लाड़ दिखाई पड़ेगा। वहां पर आपको एक, वहां पर भी काशी दिखाई पड़ेगा। वहां पर आपको कौशल भी दिखेगा, लेकिन एक अवध भी दिखाई पड़ेगा, एक संभुत्तर दिखाई पड़ेगा। तो बहुत से 16 महाजनपदों में से कुछ नाम कॉमन है, जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कुछ नाम, 6 से 7 नाम जो है वो कॉमन मिलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैंने बोला पाणिनि के अष्टाध्यायी, उनका जो ग्रंथ है उसमें भी 22 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। तो इस तरीके से मैंने आपको आपके सामने चर्चा की कि अंगुत्तर निकाय, लेकिन सबसे ज्यादा प्रामाणिक जो है वो अंगुत्तर निकाय माना जाता है। और इसमें इस महाजनपदों में 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे हैं जो रिपब्लिक हैं। ये 14 जो है वो क्या है? मोनार्की हैं। 14 क्या है? मोनार्की है, अर्थात 14 राजतंत्र हैं और 2 गणतंत्र हैं। 2 जो गणतंत्र हैं वो कौन से हैं? तो एक वज्जी संघ है जो 8 गणराज्यों का समूह है, और एक मल्ल है जो 2 गणराज्यों का समूह है। ठीक है। तो 2 गणतंत्र हैं, 14 राजतंत्र हैं।
यहाँ पर ये बात को भी विशेष आपको ध्यान देना है। इसकी जानकारी के स्रोत मैंने आपको बता दिया। और ये महाजनपद कहाँ से बन के आए थे, कहाँ से उभर के आए थे, तो मैंने बोला था ऋग्वेद काल में सबसे छोटी प्रशासन की इकाई थी कौन? कई कुल मिलकर के ग्राम बने थे, कई ग्राम मिलकर के विश्व बने थे, और कई विश्व मिलकर के जन, फिर जन से बने जनपद, और जनपद से बने महाजनपद। तो इस तरीके से इनकी विकास यात्रा थी। हमने तमाम पहलुओं पर अपने पूर्व के लेक्चर में और आज के लेक्चर में चर्चा की। हर एक महाजनपद को डिफाइन करने का प्रयास किया है। मैं आशा ही करता हूं, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसे निश्चित तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होगा। तो मिलते हैं एक नवीन विषय के साथ, एक नई सोच के साथ। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।